जय हिंद दोस्तों। मैं मनोज धुरिया अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले अपने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आपको बहुत सी चीजों के बारे में पता हुआ होगा। मैं एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से आप सभी की तैयारी करा रहा हूं। एजुकेशन सब्जेक्ट से अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने एनटीए यूजीसी नेट का पहला यूनिट लिया है। पहले यूनिट जो है भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन के बारे में मैंने पूरा सिलेबस नहीं उठाया है। सबसे पहले मैंने उसकी मुख्य चीजों को बतलाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपका एक बेस बन जाए। जब बेस बन जाएगा तो उसके बाद आपको वो चीजें समझने में बहुत ही सरलता होगी। तो अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस करा है, हमने दर्शन की बात करी है कि दर्शन क्या होता है, किसे कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों में अंतरों की बात हमने कर ली है। फिर भारतीय दर्शन को अध्यात्मवादी दर्शन कहा जाता है। तो वो अध्यात्म आया कहाँ से, अध्यात्म में फिर उसके बाद बताया गया कि अध्यात्म की जो उत्पत्ति हुई तो उसमें वेदों की बात कहाँ से आई। वेद के बाद जो है उसमें वेद से हमें क्या मिला, आत्मा मिली। आत्मा से आगे की ओर अब इतनी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। बहुत सी चीजों को मैंने बता रखा है अपनी 3 क्लासों में। उस 3 क्लासों को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके तीनों की लिंक आप देख सकते हैं। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो है दर्शन के क्षेत्र। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो है दर्शन के क्षेत्र। दर्शन के क्षेत्र को अगर हम पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मुख्य रूप से जब मैंने अपनी पहली कक्षा पढ़ाई थी तो पहले क्लास में ही मैंने आपको बताया कि जब कभी भी किसी भी विषय का हम ज्ञान करने चाहते हैं तो हम मुख्य रूप से हमारे सामने 2 प्रश्न उठकर आते हैं कि सबसे पहले कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, मतलब क्या जाने और कैसे जाने। ये 2 प्रश्न, मूलभूत प्रश्न आपके सामने यही 2 उठकर आएंगे। सबसे पहले तो जो दर्शन का जो क्षेत्र है, क्षेत्र को भी आप इसी प्रकार बांट सकते हैं। क्षेत्र है तो मुख्य रूप से दर्शन के जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से 2 है। सबसे पहला क्या है, मैंने पहले भी बताया था, क्या जो है आपको तत्व को प्रदर्शित करता है। फिर कैसे जो है वो ज्ञान को प्रदर्शित करता है। जब इसमें अब हमें ये चीजें हैं कि दर्शन के क्षेत्र है, दर्शन के क्षेत्र को हमें डिवाइड करना है। तो हम आप सबसे पहले अपने विषय पर जाएं कि कोई भी विषय वस्तु का हम क्या जाने और कैसे जाने। ये 2 मूलभूत प्रश्न भी आते हैं। जब ये 2 मूलभूत प्रश्न उठ गए तो क्या का मतलब होता है तत्व और कैसे का मतलब होता है ज्ञान। तो ये हो गया मतलब कैसे। जब किसी चीज पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तार्किक विश्लेषण करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी मीमांसा। क्या कहलाती है? मीमांसा। तो ये बन जाएगा ज्ञान, मीमांसा, और ये बन जाएगा आपका तत्व, मीमांसा। अब ये 2 चीजें हैं। चाहे आप भारतीय दर्शन को पढ़ें, चाहे पाश्चात्य दर्शन को पढ़ें, दोनों ही दर्शनों को आप अगर पढ़ेंगे तो दोनों के ही समान रूप से 2 भाग डिवाइड रूप में आपको मिलेंगे कि एक मिलेगा तत्व मीमांसा, दूसरा मिलेगा आपका ज्ञान मीमांसा। अब तत्व मीमांसा, अब बात आती कि भारतीय दर्शन, तो बहुत सी चीजें हैं कि कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं, लेकिन मुख्य रूप से जो दर्शन की 2 शाखाएं बटी हैं वो है तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। इसमें अब तत्व मीमांसा के अंतर्गत कहा है कि भारतीय दर्शन कहता है कि जब कभी आप पढ़ने जाते हैं दर्शन, तो दर्शन को पढ़ने से पहले भारतीय दर्शन में जो भी चीजें होती हैं, टीचर कहता है कि उसमें कुछ चीजों को पहले मान लो। किसी भी चीज को आप गणित सॉल्व करते हैं तो गणित में भी आप मानते हैं माना कि 100%। तो उसी प्रकार इसमें भी दर्शन में भी मान लिया जाता है कि भारतीय दर्शन कहता है कि टीचर की बात मानो। अरे कुछ दिन तो मानो, जब तक उसको मानोगे नहीं तब तक उसको जान कैसे पाओगे। तो ऐसी बातें हैं इसमें। तो इसको जब तक जानोगे, जब तक मानोगे नहीं, मानने के बाद तो आपको जान कैसे पाओगे, क्योंकि दर्शन एक सरल विषय है। लेकिन अब वहीं पर एक बालक है, बालक ने कहा कि सर मान तो लिया हमने, उस बच्चे ने मान तो लिया, लेकिन कहता है सर मुझे काला काला, नीला नीला, पीले में, कभी कभी तो सर चकराने लगता, कुछ समझ में नहीं आता है।
कि दर्शन आखिर है क्या। तो दर्शन वाले कहते हैं कि रुको, कुछ दिन पहले मानो, मानने के बाद जब मान जाओगे ना तो उसके बाद आपको वो चीज, उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। इसका एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे ईश्वरवादी होते हैं, जितने भी ईश्वरवादी होते हैं वो पहले कहते हैं कि ईश्वर को मानो, पहले मान लो, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले मान तो लो भाई साहब। उसको मानिए, उसको मानिए। अब ईश्वर का खोज करने लगे कि ईश्वर कैसे मिलेगा। अब आंख बंद करके बैठे हैं, अब काला काला देखने लगा, पीला पीला, मतलब हर कलर वो दिखाई देने लगा, लेकिन उसका दिमाग घूमने कह रहा सर मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया आपने जो बताया। तो वहां पर टीचर कहता है कि ठीक है अभी कुछ दिन के लिए तो रुको, कुछ दिन के लिए तो मान लो। तो ये होता है इसमें। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन जो है सबसे पहले किसी भी चीज को मानने के लिए कहती है। जब कभी कोई भी चीज को, एलिमेंट्स को मानते हैं तो वो तत्व के अंतर्गत आती है, तत्व मीमांसा के अंतर्गत। जब कभी हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो तत्व मीमांसा मुख्य रूप से 3 चीजों पर बात करती है आपकी। कौन सी वो 3 चीजें हैं देख लीजिए। सबसे पहले है आत्मा, आत्मा पर बात करती है, फिर ईश्वर पर बात करती है, ईश्वर पर बात करने के बाद फिर भौतिकता पर बात करती है। भौतिकता, भौतिकता या फिर इसको आप कह सकते हैं जगत। जगत ज्यादा अच्छा टर्म्स है, व्यावहारिक रूप में इसको ज्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। अब किसी को भी अगर दार्शनिक बनना है ना, किसी को भी फिलॉसफी अगर बतानी है तो वो मुख्य रूप से 3 चीजों पर बात जरूर करेगा, आत्मा पर, ईश्वर पर और जगत पर या भौतिकता पर। इन तीनों टर्म्स पर जो डिस्कस करेगा, जो बात करेगा, वही आपका फिलोसोफर कहलाएगा। अब ये तीनों चीजें तत्व मीमांसा के अंतर्गत आती हैं, इसी के अंतर्गत सब चीजें बताई जाती हैं। इसके पश्चात फिर आता है आपका दूसरा है ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा में आप किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं कि ये जो चीजें, इन सब चीजों की जानकारी कैसे होगी, तो ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, लेकिन अब इतनी चीजें हो गई तो ये तो दोनों ही चीजें जो है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों में ही इन सब चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन से एक कदम आगे बढ़ गया। भारतीय दर्शन जो पाश्चात्य दर्शन से एक कदम जब आगे बढ़ा तो भाई भारत की अगर बात करें तो भारत में नीति, आचार, नैतिकता, इन सब चीजों की बात बहुत अनिवार्य रूप से करी जाती है। इसलिए एक तीसरा भी पार्ट इसका बना जिसको कहते हैं आचार, आचार मीमांसा। आचार मीमांसा कहते हैं। अब आचार मीमांसा में मुख्य रूप से इसमें इन दोनों के बाद जो आचार मीमांसा जो है ये केवल भारतीय लोग मानते हैं। आचार मीमांसा में मुख्य रूप से मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। तो हाँ, अब तो यहाँ पर भारतीय दर्शन जो पाश्चात्य दर्शन से एक कदम आगे बढ़ गया। क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर आचार मीमांसा के अंतर्गत कैसे भी किसी भी चीज को जानना है, किसी भी चीज को पढ़ना है, क्या चीज मिलनी, क्या नहीं मिलना है, तो वो सब आपको कर लेते। करने के पश्चात आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है भारतीय दर्शन। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में ऐसा कुछ नहीं। ऐसा दर्शन वाले कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन वालों को इस प्रकार से तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। ये पहली बात थी उनकी पुरानी। तो अब देखिए यहाँ पर इसके पश्चात अब देखते हैं, यदि ये चीजें आपको क्लियर होगी। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे बोला था कि इंग्लिश के टर्म्स भी आप अगर बताया करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको जैसे मालूम होगा तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा को बोलते हैं मेटाफिजिक्स। क्या लिखते हैं? मेटाफिजिक्स। फिजिक्स होता है। और ज्ञान मीमांसा क्या होता है आपका? एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी होता है। फिर आपका आचार मीमांसा जो होता है उसको बोलते हैं एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी बोलते हैं। तो ये टर्म्स होते हैं। अगर इंग्लिश के टर्म्स को भी अगर आप तोड़ेंगे तो इंग्लिश के टर्म्स को तोड़ने पर भी आपको मिलेगा कि मेटा में क्या होता है, के परे या से परे। फिजिक्स में स्रोती, भौतिकता, मतलब जो भौतिक संसार के परे की बात करे,
जो उसके एलिमेंट्स की बात करें तो वो आपका तत्वमीमांसा के अंतर्गत आता है। इतनी चीजें थी। तो मुख्य रूप से आपने देखा कि दर्शन के जो क्षेत्र है मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आपको दिखलाई दे रहे हैं। सबसे पहले तत्वमीमांसा है, ज्ञानमीमांसा है, फिर आचारमीमांसा है। लेकिन अब यहाँ पर हमने इससे पहले आपको बताया कि तत्वमीमांसा पहले जब कभी बात करी जाए और ज्ञानमीमांसा की बात बाद में करी जाए तो वो होता है भारतीय दर्शन। तो फिर पाश्चात्य दर्शन में क्या होता है? पाश्चात्य दर्शन वाले कहते पहले हम किसी भी चीज को जानेंगे, जानने के बाद फिर हम उसको मानेंगे, बिना देखे हम उसको मानेंगे नहीं साहब। उनका कहना ये है। ये ऐसा फिलॉसफी वाले कहते हैं, दर्शन वाले ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपका फिलॉसफी वाले कहते हैं। फिलॉसफी वाले कहते हैं कि भारतीय दर्शन सबसे पहले तत्वमीमांसा की बात करते हैं, उसके बाद ज्ञानमीमांसा की जाती है। लेकिन वही बात पाश्चात्य दर्शन सबसे पहले ज्ञानमीमांसा पर जाता है, फिर उसके बाद तत्वमीमांसा पर आता है। ये चीजें थी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कुछ टर्म्स भी आपको यूज हो रहे हैं जो उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे इसमें एक मान लेते हैं, चलिए सबसे पहला आता है नंबर 1। ये जो भी टर्म्स आज समय यूज हो रहे हैं वो तत्वमीमांसा के अंतर्गत ही यूज हो रहे हैं। और क्वेश्चन अब बात आई कि यूजीसी में या किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी प्रश्न बनता है इन सबसे रिलेटेड, तो याद रखिएगा केवल इन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, तो आपको केवल तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा से संबंधित ही प्रश्नों आपके सामने आए हैं। आचारमीमांसा का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आचारमीमांसा की बात दोनों लोग करते ही नहीं, तो किसी एक बात करता है ना, इसलिए केवल आचारमीमांसा, तत्वमीमांसा या ज्ञानमीमांसा इन दोनों पर ही प्रश्न उठते हैं आपके, जो यूजीसी के सिलेबस में या कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देंगे एजुकेशन से संबंधित, तो उन सब में आपको यही चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहली बात हम करते हैं तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा देखिए कितने भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले तत्वमीमांसा कितने भागों में बटा है? पहला आप देख लीजिए आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, इसमें इसको बोलते हैं आत्मा, जो आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान की बात करता है, मतलब मीनिंग ऑफ सोल की बात करता है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या बातें करते हैं? इसके अंतर्गत बातें करते हैं कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा और जीव में संबंध क्या है। याद रखिए आत्मा में जो तत्वमीमांसा के अंतर्गत आता है, इसमें हम बात करते हैं कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है, इसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ सोल। फिर आपका दूसरा आपका आता है ईश्वर संबंधी, जो ईश्वर संबंधी चीजों पर चर्चा करती है, बात करती है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के अस्तित्व क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर एक रूप है या अथवा 2 रूप है या इसके अनेक रूप है। जब इन सब चीजों पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं थियोलॉजी। इंग्लिश में बोलते हैं थियोलॉजी। याद रखिए कि ये इंग्लिश के टर्म्स ही आपको एग्जाम में 1-2 बार अभी आया है पिछले कुछ पुराने पेपर्स में। तो ईश्वर संबंधी जब कभी परिचर्चा होगी, बातें होंगी, तो वो थियोलॉजी के अंतर्गत आता आएगा। फिर इसके बाद आता है आपका सृष्टि संबंधी, अगर बात करें आपका आता है इसके बाद सृष्टि से संबंधित अगर बातें आपके सामने कि सृष्टि की रचना और विकास कैसे होता है, क्यों, मतलब सृष्टि की रचना और विकास क्या है, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इतनी चीजें आपको हुई। सबसे पहले आत्मा संबंधी परिचर्चा करेंगे, आत्मा क्या है, जीव क्या है, तो और आत्मा और जीव में क्या संबंध है, तो मीनिंग ऑफ सॉल्व हो जाएगा। जब ईश्वर संबंधी हम बातें करेंगे, ईश्वर एक है, अनेक है, या एक रूप है इसके, या बहुत से रूप है, जब इन सब तरीकों की बात करते हैं तो ये थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जब हम सृष्टि की बात करते हैं कि सृष्टि की रचना और विकास के बारे में, जब हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका सत्ता। कि सत्ता से संबंधित जितने भी बातें कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं। सबसे इसके बाद आता है सत्ता।
ठीक, सत्ता सत्ता को क्या कहते हैं? तो सत्ता से संबंधित जितनी भी बातें होती कि वास्तविक रूप से सत्ता का स्वरूप क्या है उसको जानना है। तो जब उसको जानने के लिए जो करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सत्ता से संबंधित जो भी बातें होंगी तो वो ऑन्टोलॉजी के अंतर्गत आएगी। फिर इसके बाद आप देखिए क्या आता है, ये प्रयोजन। जब कभी भी बात ये कि प्रयोजन की संकल्पना से संबंधित कोई तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं टेलोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेलोलॉजी। टेलियोलॉजी, टेलोलॉजी बोलते हैं इसको, टेलोलॉजी। ठीक, प्रयोजन। अब ये टेलोलॉजी या प्रयोजन में होता क्या है, इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की प्रयोजनशीलता कि ब्रह्मांड किस प्रकार से बना है, क्या इसके क्या है, ब्रह्मांड का सृजन किया है किस लिए हुआ है, इसके क्या उद्देश्य है, इन सब चीजों के बारे में जब कभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो टेलोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्रयोजन संबंधी तत्व ज्ञान के बारे में जब कभी हम बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका 1 2 3 4 5 बार आपका आता है जीव संबंधी, जीवन संबंधी। जब कभी हम जीवन संबंधी तत्व ज्ञान के बारे में बात करते हैं ना तो उसको बोलते हैं एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, एस्केटोलॉजी, एस्केटोलॉजी होता है ये एस्केटोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम कि जीवन और मृत्यु से संबंधित जितनी भी जानकारियां हमें मिलती है, जीवन और मृत्यु का जो चक्र चलता है उन सब चीजों के जो बारे में हमें जानकारी देता है उसको एस्केटोलॉजी बोलते हैं, एस्केटोलॉजी। ठीक, फिर जीवन मरण का स्वरूप क्या है, इसकी खोज, इसके विषय में जो खोज करते हैं वो होता है। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब देखिए कि आपको जो मैंने ये बताए हैं ये देखिए किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले तत्वमीमांसा है, तत्वमीमांसा में आत्मा संबंधी चर्चा हुई, आत्मा संबंधी चर्चा हुई, इसको मीनिंग ऑफ सॉल बोला गया। फिर दूसरा है आत्मा से आपका आ रहा है ईश्वर, ईश्वर संबंधी जो परिचर्चाएं होती हैं, ईश्वर एक है अनेक है तो उसको थियोलॉजी बोलते हैं। देखिए आत्मा है, आत्मा बाद ईश्वर है, ईश्वर के बाद सृष्टि है, सृष्टि के बाद सत्ता है, सत्ता के बाद प्रयोजन है, प्रयोजन के बाद जीवन है। कहने का मतलब कि यहाँ पर भी फिलॉसफी जो है कि आत्मा संबंधी परिचर्चा नहीं कर रही, आत्मा के साथ, आत्मा को साथ में लेकर जीवन के रहस्यों के बारे में बतलाने का आपको प्रयास कर रही है। जब जीवन के बारे में हम बतलाने का प्रयास करते हैं तो वो आ जाती है मानव की प्रकृति। ये मानव की प्रकृति के बारे में मुख्य रूप से बतलाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं है। कहने का मतलब कि तत्वमीमांसा में यथार्थ की प्रकृति के बारे में बतलाया जाता है, मतलब नेचर ऑफ रियलिटी। इसमें जो है नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बतलाने का भरपूर प्रयास किया गया है कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या होती है। इतनी चीजें क्लियर है आपको? ठीक, ये ज्ञान मीमांसा में भी आपको मालूम है क्या आएगा, आचार मीमांसा में भी आपको मालूम है कि क्या आएगा, कि इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीजें आएंगी, कि इसमें मुख्य रूप से मोक्ष आएगा, किस प्रकार हमें मोक्ष मिलेगा। बाकी और फिलॉसफी को जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो फिलॉसफी को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कुछ चीजों का जो ध्यान रखना है, सबसे पहले कभी हम जो पढ़ते थे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये चीजें आप जान लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो आता है आपका अर्थ, अर्थ आता है, अर्थ के बाद आता है आपका उद्देश्य, उद्देश्य के बाद आती है परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा के साथ साथ और इसमें आप क्या देखते हैं, परिभाषा के साथ आप देखते हैं इसमें दार्शनिकों के नाम या दार्शनिक, दार्शनिक आया। दार्शनिक के बाद आपका क्या आता है, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां के बाद आता है आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम या पाठचर्या। ठीक, तो फिर इसके बाद आता है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध,
शिक्षक शिक्षार्थी संबंध आया। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के बाद आता है आपका शिक्षक शिक्षक और विद्यालय। विद्यालय बाद आता है अनुशासन। तो इतनी चीजें हैं कि आप कोई भी भारतीय फिलॉसफी पढ़ें, भारतीय दर्शन पढ़ें, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ें, दोनों में ही आपको इन सब चीजों पर चर्चा करनी पड़ेगी, इन सब चीजों पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा। अब बात आती है, जब इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे तो प्रश्न भी कई बार उठ जाते हैं कि शिक्षण विधि किसके अंतर्गत आती है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या आचार मीमांसा के अंतर्गत आती है, कि पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, और जो है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध किसके अंतर्गत आता है। तो ये सब बहुत से कंफ्यूजन जो है बच्चों में या स्टूडेंट्स में बने रहते हैं। तो उन सब कंफ्यूजन को आज दूर आप कर लीजिए। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक मैं बना दे रहा हूं, एक ये 2 परिभाषा 3, फिर आपके दार्शनिक 4 और 4 शिक्षक शिक्षार्थी संबंध 5। ठीक, ये 5 चीजें जो हैं ये आपकी आती तत्व मीमांसा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये 5 चीजें जो है आपके अर्थ आता है, उद्देश्य आता है, परिभाषा आता है, दार्शनिक आते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध आता है। इसमें एक चीज और है, जब कभी हम जगत की बात करते हैं तो इसमें याद रखिए जगत भी आता है, जगत की इन्हीं लोगों पर लोक आता है, भौतिक सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता आती है। ये सब चीजें जो है ये भी आपकी तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही इसको रखा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आता है आपका शिक्षण पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। फिर इसके बाद ये 2 चीजें हैं, ये आती है आपकी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। अब बाकी बचा क्या आपका? शिक्षक, विद्यालय और अनुशासन। ये 3 आपका आता है आचार मीमांसा के अंतर्गत। आचार मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो ये आपको तीनों ही मैंने आपको पूरे बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से मैंने बता दिया है कि आपको आगे भविष्य में कभी भी इन सब चीजों पर कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो फिलॉसफी कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। फिलॉसफी को समझने के लिए बस थोड़ा सा होता है कि उसको व्यवस्थित क्रम से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि फिलॉसफी इतनी टफ है कि मुझे नहीं समझ में आती। तो मेरा मानना है कि फिलॉसफी सबसे इजी टॉपिक है, इजी सब्जेक्ट है। आप जब कभी भी पढ़ोगे तो आपको एकदम शीशे के तरीके हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो आज मैंने जो बात करी एक बार फिर से कर लेते हैं कि सबसे पहले दर्शन के क्षेत्र की बात करें, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा है। इन सब चीजों की डिवाइडेशन मैंने सब बता दी है आपको कि आत्मा संबंधी परिचर्चा बात करेंगे तो मीनिंग ऑफ सॉल्व हो जाएगा। ईश्वर संबंधी जो भी बातें करेंगे वो थियोलॉजी के अंदर आएगा। कॉस्मोलॉजी में सृष्टि की बात करेंगे, सृष्टि का विकास और रचना के बारे में बात करेंगे। सत्ता, इसकी सत्ता कैसी है, किस तरीके की सत्ता है, इन सब चीजों के बारे में जाने की वास्तविक सत्ता है कि नहीं है, तो वो ऑन्टोलॉजी के अंतर्गत आएगा। फिर प्रयोजन की, इस सृष्टि के निर्माण का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, जब इन सब चीजों की बात करेंगे तो ये टेरोलॉजी के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद जीवन की, जीवन मृत्यु के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से, पुनर्जन्म से, इन सब चीजों से संबंधित जितनी भी खोज होती है वो एस्केटोलॉजी के अंतर्गत आती है। जब इतनी चीजें हैं, आप भी तत्व मीमांसा के अंतर्गत देख रहे हैं कि यहाँ आत्मा से चल के जीवन पर समाप्त हो रहा है, और जब जीवन पर ये पूरी की पूरी बातें जीवन पर ही कह रहा है तो मानवता ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो एकदम क्षैतिज अवस्था में चलता है, मतलब एकदम एक बराबर समतल रूप में चलता है। जैसे आज भी
जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन, सभी एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन पाश्चात्य दर्शनों में क्या है, पाश्चात्य दर्शन में क्या होता है कि मान लो कि ये है, ये दो है, तो वो जो पहला वाला फिलॉसफी होती है तो पहले वाले तो पढ़ा, दूसरा वाला जब आता है तो वो पहले वाले से कहता है कि भैया आपकी फिलॉसफी में कुछ कमी है, हम आपकी नहीं मानेंगे फिलॉसफी को। फिर तीसरा वाला जब आता है तो तीसरा वाला भी कहता है भैया हम आपकी चीजों को नहीं मानेंगे साहब, मैं तो आपकी कुछ अधूरी है, मैं तो यहाँ पर अपनी बातों को पूरी करूंगा। कहने का मतलब पाश्चात्य दर्शन जो है वो खंडन करती है, अपने से ऊपर वाले का खंडन करती है। लेकिन भारतीय दर्शन खंडन नहीं करती, खंडन भी करती है तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य होता है कि इस जीवन के बारे में अगर हम आपकी बातों को लेकर चलेंगे तो हम अपने जीवन की व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय दर्शन क्षैतिज अवस्था में चलती है आपकी, ऐसे ये क्षैतिज अवस्था में एक बराबर वे में चलती है। ठीक है, अब इसमें और भी है, एक की बात करते हैं कि एक की बात नहीं करता है कि एक है, सब कुछ एक है, तो एक की बात नहीं है, सभी दर्शन में अलग अलग है, भिन्नताएं हैं। इसीलिए हमारा भारत देश भी है विभिन्नताओं का देश कहलाता है, अनेकता में एकता का देश कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें बहुत सी मोहम्मद इकबाल साहब ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि यूनान ओ मिस्र ओ रोमा, बोला था उन्होंने, यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान ओ मिस्र हो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कहने का मतलब हमारा भारत देश ऐसा है कि बहुत से देशों में संस्कृतियां आई, संस्कृतियां चली गई, कुछ लोग तो एकदम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन अपना भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। एक बात सोचकर देखिए, अगर सभी लोग एक जैसे हों, मान लो हम भी सफेद, आप भी सफेद, बोर्ड भी सफेद, हर चीज सफेद, दुनिया में हर एक चीज एक सफेद हो, तो सोचो जिंदगी कैसी हो जाएगी, जीवन कैसा हो जाएगा, एक ही रंग तो बेकार हो जाएगा ना। तो ये होता है कि मतलब एक की बात नहीं करता, यहाँ पर कोई एक धर्म नहीं चलता है, कोई एक संप्रदाय नहीं कहता। अगर कोई कह दे कि क्रिकेट खेल ही केवल एक खेल है, तो ये समझ लीजिए कि वो खेल के विषय में जानता ही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, खेल के अंतर्गत बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जैसे बोले कि मेरा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मतलब केवल उनका धर्म श्रेष्ठ है, ये वो कह रहे हैं, तो उसने समझ लो धर्म को जाना ही नहीं। धर्म में क्या होता है कि धर्म की बात जब हम करते हैं तो वो कई लोगों को समेट लेता है, कई प्रकार के धर्मों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो एक की बात कभी करता ही नहीं। तो भारतीय दर्शन भी वैसे ही है, सब लोग अपने अपने वे में बताते हैं, सब लोग हैं। अब अगर हम कहते हैं कि चलो बुद्धि के विषय में बताओ, तो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन क्या करेगा? पाश्चात्य दर्शन के पास केवल अनुभव है, अनुभव के आधार पर, अनुभव और बुद्धि और तार्किकता के आधार पर वो बताएगा, तो वो तो अलग अलग बताएगा, तो सबकी बातें अलग होंगी। लेकिन जब कोई भारतीय दर्शन भी बताएगा ना, तो भारतीय दर्शन भी अलग बताएगा, लेकिन एक उसका उद्देश्य होगा। वहां पर पाश्चात्य दर्शन एक प्रकार का खंडन करता है, लेकिन भारतीय दर्शन जो है खंडन में भी मंडन करता है, मतलब पर्पसफुल लाइफ के बारे में बतलाने का वो प्रयास करता है। तो ये थी आज का जो टॉपिक था, पूरा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब मेरी अगली क्लास बहुत जल्दी ही मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के सामने आगे की क्लास लेकर आऊं। व्यस्तता बहुत रहती है, लेकिन महाविद्यालय में मैं भी कार्यरत हूं और वहां के काम थोड़े से बहुत ज्यादा बर्डनफुल हो जाते हैं मेरे लिए, तो वहां से भी मैं समय निकालकर आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी में पढ़ने वालों के लिए एनटीए यूजीसी का नेट का सिलेबस पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है। तो मेरा एक अथक प्रयास है कि मैं भी सभी बच्चों के पास, सभी विद्यार्थियों के पास एक बार जरूर पहुंचूं अपने हिंदी माध्यम से, सभी टॉपिकों को लेकर, सभी विषयों के इकाइयों को लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्द ही आऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और जो भी चीजें थोड़ी बहुत भी जो ना समझ में आप कमेंट में आप जरूर अपने प्रश्नों को मेरे सामने प्रस्तुत करें, मैं उसका अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।